नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादला सूची का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि नया साल था, प्रमोशन हो गए थे, कुछ लोग आईजी से एडीजी बन गए और एडीजी वाले लोग डीजी बन गए। तो इसका इंतजार चल रहा था, लेकिन जब सूची आई तो ये आप कह सकते हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। 20 आईपीएस अफसरों की एक सूची आई, सरकार ने उनका नाम फाइनल किया, लेकिन इसमें कुल 3-4 नाम ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। बाकी तो सब वही साइड पोस्टिंग रही और जो जहां था किसी को वहीं पर ही प्रमोट कर दिया गया। अगर आप देखेंगे तो प्रयागराज जोन में ज्योति नारायण को एडीजी बनाया गया है। यह सबसे बड़ा तबादला था इस सूची का, इस नए साल का। ज्योति नारायण 4 साल से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जालौन में तैनात थे। जब से 2022 के चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद ही सरकार ज्योति नारायण से नाराज हो गई थी और इसी नाराजगी के चलते उनकी ईमानदारी को दरकिनार करते हुए उनको जालौन में बीहड़ में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर एसपी लेवल के अफसर तैनात होते हैं, वहां पर एडीजी को तैनात कर दिया गया था। साफ था कि सरकार नाराज थी, लेकिन ज्योति नारायण की छवि उत्तर प्रदेश में ईमानदार और बेदाग पुलिस अफसरों की रही है। देर सवेर उनके साथ इंसाफ की उम्मीद थी। अब करीब 3.5 साल बाद वो वहाँ से निकले हैं और सीधे उनको जोन में पोस्टिंग दी गई है। कहीं स्टेट में लखनऊ में लाके किसी विभाग में नहीं रखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि सरकार उनकी क्षमताओं से परिचित तो थी, लेकिन थोड़ा गुस्से में थी। वो उनको वहाँ पर रखना चाहती थी, लेकिन जब वापसी कराई तो कहा नहीं, इसमें प्रतिभा है, इनको सही जगह पर ले चलो। तो कई बार होता है सरकार अपने ही काम को फिर ठीक करती है जहां गलती हो जाती है। एक और इस सूची में खासियत दिखाई पड़ी कि लखनऊ में, जो लखनऊ का इलाका है, यहाँ पर दक्षिण भारत के अफसरों का थोड़ा दबदबा बढ़ा है, खास तौर से केरल के अफसरों का। तरुण गाबा यहाँ पर आईजी थे, वो एडीजी बन गए। उनकी जगह पर किरण एस को लखनऊ रेंज का नया आईजी बनाया गया है। वो केरल के रहने वाले हैं और इसे आप संयोग कह लीजिए कि लखनऊ के जो डीएम हैं विशाख जी अय्यर, वो भी केरल के रहने वाले हैं। और एक और नाम अपर्णा कुमार का, जो अभी जेसीपी बनाई गई लखनऊ में, वो केरल की तो नहीं लेकिन है दक्षिण भारत की ही, शिमोगा की, कर्नाटक की। तो लखनऊ राजधानी में एक संयोग बना है कि यहाँ पर दक्षिण भारत के अफसरों का इस समय काफ़ी दबदबा हो गया है। अब कुछ नाम ऐसे सुनिए जो आसमान से ज़मीन पे आ गए। संतोष मिश्रा कुशीनगर के एसपी थे, फिर वहाँ से डीजीपी मुख्यालय में अटैच हुए, फिर प्रमोशन पाकर डीआईजी बने। अब उनको जालौन में बीहड़ में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में डीआईजी बनाकर, प्रिंसिपल बनाकर भेजा गया है। यानी कि अब वो वहाँ पर पठन पाठन का काम कराएं, मास्टर और प्रधानाचार्य की भूमिका निभाएं। और अब एक बात ये भी साफ हो गया कि जो बीहड़ में जाता है उसको वहाँ पर लंबा वक्त काटना पड़ता है, धूल धक्कड़ और कहा जाए रेतीले टीलों से जल्दी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये तो सब हुई आईपीएस अफसरों की बात। एक बात आईएएस अफसर कुमार प्रशांत की। कुमार प्रशांत जो हैं वो समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर के पद पर थे उत्तर प्रदेश में। अभी वो प्रमोट हुए तो सचिव रैंक में आ गए। उनकी प्रशांत कुमार को गृह सचिव के पद पर सरकार ने तैनात भी किया, लेकिन अचानक से बृहस्पतिवार की सुबह उनको वहां से प्रतीक्षा रद्द कर दिया गया और फिर शाम को
सचिव राज्य सूचना आयोग बना दिया गया, महत्वहीन पद पर भेज दिया गया। तो ऐसा क्या हो गया कि उनको गृह सचिव बनाया गया था, फिर उनको हटा दिया गया और फिर पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेज दिया गया। अभी कुछ दिन पहले समाज कल्याण विभाग में एक FIR कराई गई कि आउटसोर्सिंग भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। अभ्युदय कोचिंग में जो लोग पढ़ाते हैं भर्ती योजना में, उसकी गाज प्रशांत कुमार पर गिराई गई है। हालांकि मामला उनके समय से पहले चला आ रहा था, लेकिन वो भी 1.5 साल 2 साल रहे डायरेक्टर, FIR भी उन्हीं के टाइम में हुई, लेकिन गाज उनके ऊपर गिरी। इसी मामले में अवनी परिधि कंपनी जो आउटसोर्सिंग भर्ती की थी, उसके ऊपर FIR भी हुई। हालांकि प्रशांत कुमार तब भी बच जाते, लेकिन ऐसी चर्चा है कि समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने इस मामले में सरकार से शिकायत की, जिसके बाद कुमार प्रशांत को फिर संट पोस्टिंग पे डाला गया। उत्तर प्रदेश में सियासत का एक दंगल इस साल फिर प्रतीक्षा में है। तैयारी चल रही है, दंगल होने वाला है। वो है राज्यसभा की 10 सीटों का दंगल। यूपी में इस साल राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं, जिसके बाद ये तय है कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा और विधान परिषद के ही चुनाव में तो विधायक टूटते हैं, पाला बदल होता है, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, आरोप लगते हैं, बड़ा हंगामा देखने को मिलता है। अब 10 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट बसपा के पास है, उसमें एक सपा के पास है और 8 भाजपा की सीटें हैं। विधायकों की निष्ठाएं बदलेंगी, क्रॉस वोटिंग होगी, कहाँ कितना चढ़ावा गया, कौन पाला बदल रहा है, ये सब रोज गर्मा गर्म माहौल आपको देखने को मिलेगा। जोड़ तोड़ से शुरुआत होगी और आखिरी में तोड़ ताड़ पे खत्म होगी। इस बार जो राज्यसभा का चुनाव है, उसमें एक बात साफ है कि बसपा का सफाया हो जाएगा, वो राज्यसभा से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके पास एकमात्र विधायक उत्तर प्रदेश में है और नामांकन करने के लिए 10 विधायक चाहिए, 10 सदस्य चाहिए। तो बसपा तो नामांकन भी ना कर पाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो स्वाभाविक है कि फिर रिपीट होंगे, राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं और उनके साथ एक और आदमी को समाजवादी पार्टी इस बार राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त वोट है। जहाँ तक बात भाजपा की है, तो भाजपा से पूर्व DGP सीमा द्विवेदी, केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री हैं BL वर्मा, उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी CM रहे हैं दिनेश शर्मा, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं नीरज शेखर, गीता साक्य, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण सिंह। ये 8 लोग रिटायर हो रहे हैं। इसमें से कितने लोगों को बीजेपी दोबारा मौका देगी, ये तो कहना मुश्किल है। तो ये कह सकते हैं आप कि समाजवादी पार्टी में इस बार प्रोफेसर राम गोपाल के अलावा एक और व्यक्ति राज्यसभा जाएगा। अब हो सकता है कि अखिलेश यादव पिछली बार आलोक रंजन को नहीं भेज पाए थे, उनको राज्यसभा में भेज दें। राज्यसभा के लिए एक सांसद चुनने के लिए 37 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। 37 विधायकों के हिसाब से बीजेपी के पास इस समय 290 विधायक हैं और 8 सीटों के लिए 298 विधायक चाहिए, यानी कि 8 विधायक बीजेपी को ज़्यादा चाहिए, तब उसकी 8 सीटें आएंगी। 5 तो समाजवादी पार्टी बगावत करके उनके साथ हैं, 2 राजा भैया के पास हैं और एक जब बसपा नहीं लड़ेगी तो उमा शंकर वो भी बीजेपी दे सकते हैं। तो बीजेपी का कोटा तो पूरा हो जाएगा 8 का, उसमें ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी ये सोचे कि वो 9वां खड़ा करके जिता लेगी तो फिर चमत्कार जिता सकता है, फिर उसका हारना तय है, क्योंकि उनके पास इतने विधायक नहीं हैं कि वो 37 विधायक का इंतजाम कर पाए। कितना तोड़ेंगे वो समाजवादी पार्टी को। भाई
पहले समाजवादी पार्टी के पास 108 विधायक तक पहुंच गए थे, फिर वो घटते घटते 96 तक आ गए हैं इस समय। उनको अब तीसरी सीट की लड़ना नहीं है कि बीजेपी वाले से अनमारी करें, तो हो सकता है कि ये लोग चुनाव की नौबत ना आने दें, ये 10 सीटें निर्विरोध हो जाएं। हालांकि ये खोलेंगे नहीं, अभी ये कहेंगे हम लड़ाएंगे, 9वां लड़ाएंगे, लेकिन लड़ाने लायक स्थिति है नहीं, न दम है। ये कहा जाए एक दूसरे को खाली माहौल बनाने के लिए बोला जाएगा। इस बार राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध होगा और बीजेपी में बस चर्चा इस बात की आएगी कि बिजलाल दोबारा टिकट पाएंगे कि नहीं, सीमा द्विवेदी फिर रिपीट होंगी कि नहीं। अरुण सिंह का तो जाना लगभग तय है, ये मान लीजिए वो पार्टी के महासचिव हैं। केंद्रीय मंत्रियों का इस बार जाना तय है। तो जो मंत्री नहीं हैं, जो उम्र दराज हो गए हैं, उनके साथ इस बार बीजेपी ये कह सकती भाई अब आप मार्गदर्शक मंडल में बैठो। दिनेश शर्मा अभी ऊर्जावान बने हुए हैं, तो उनको एक कार्यकाल और मिल सकता है। अब एक बार फिर आईपीएस अफसरों से जुड़ी हुई खबर थोड़ी हाई लेवल की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय प्रमोशन की गति तेज है। तो जो सीनियर आईपीएस अफसर हैं उनके बीच एडीजी से डीजी बनने की भी तेजी की रेस एक चल रही है। इस साल डीजी स्तर के 6 आईपीएस अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद 6 नए एडीजी डीजी बन जाएंगे। तो उसमें 95 बैच तक 1995 का बैच डीजी पद पर आ जाएगा। ये खुशखबरी है, क्योंकि अभी तो 93 बना है, 94, 95 बचा हुआ है, 2 बैच, वो इस साल कवर हो जाएगा 6 आदमी रिटायरमेंट में। सबसे पहले आप देखेंगे तो जो 6 नाम रिटायर होने वाले हैं उनमें 2 तो इस समय सेंटर में हैं, सफ़ी एहसान रिजवी और आलोक शर्मा। ये दोनों लोग सेंटर में हैं, जबकि दीपेश जुनेजा और संदीप सालुके, एमके बसाल, ये लोग, नीरा रावत, ये सब यूपी में हैं। ये लोग भी इस साल रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह पर जो 6 लोगों को प्रमोशन मिलेगा, उसमें उत्तर प्रदेश में 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं एलवी एंटनी देव कुमार, दूसरे हैं जय नारायण सिंह। ये लोग मार्च में ही डीजी बन जाएंगे, क्योंकि संदीप सालुके और एमके बसाल, दीपेश जुनेजा, ये सब 28 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। तो सफ़ी एहसान रिजवी भी रिटायर होंगे और ये सेंटर में हैं, इनसे कोई समस्या नहीं है। संदीप सालुके जा रहे हैं, दीपेश जुनेजा जा रहे हैं, ये सब फरवरी में चले जाएंगे। तो उनकी जगह पर जाते ही वहाँ पर एलवी एंटनी देव कुमार और जय नारायण सिंह का प्रमोशन हो जाएगा, डीजी बन जाएंगे। नीरा रावत 30 अप्रैल को रिटायर होंगी। तो जैसे वो रिटायर होंगी तैसे 1995 बैच का नंबर लग जाएगा, यानी कि मई में आलोक सिंह जो कानपुर के एडीजी हैं वो प्रमोट होकर डीजी बन जाएंगे। लेकिन इधर जो डीजी बने हैं मार्च में एलवी एंटनी देव कुमार, वो 31 मई को रिटायर भी हो जाएंगे, 3 महीना डीजी रह पाएंगे। तो फिर उनकी जगह पर गोरखपुर जोन में एडीजी है अशोक मुथा जैन, वो डीजी बन जाएंगे। और अशोक मुथा जैन की भी नौकरी फिर 3 महीना और बचेगी, यानी कि वो अगस्त में रिटायर हो जाएंगे। जैसे वो अगस्त में रिटायर होंगे, उसी समय लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं अमरेंद्र सिंह सेंगर। अमरेंद्र सिंह सेंगर फिर सितंबर में, अगस्त के बाद सितंबर में वो डीजी पद पर प्रमोट हो जाएंगे। तो इस सब प्रक्रिया में 1995 बैच में एक आदमी रह जाएगा, वो है रवि जोसेफ लोक्कू। वो डीजी नहीं बन पाएंगे और एडीजी पद से ही उनको रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि पद खाली न होने के चलते उन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है और वो 30 अगस्त को ही अशोक मुथा जैन के साथ रिटायर हो जाएंगे। तो इस साल यूपी में 94 और 95 का बैच डीजी बन रहा है, ये महत्वपूर्ण खबर है। और उसमें एलवी एंटनी देव कुमार,
जयनारायण सिंह, आलोक सिंह, अशोक मुथा जैन और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर। ये 5 नाम तो तय हैं। अब एक राजनीतिक खबर, एक चमकते सितारे की खबर, बात वरुण गांधी की, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इन दिनों किनारे हैं, कहा जाए तो पर्दे के पीछे हैं और उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन वरुण गांधी पर चर्चा से पहले थोड़ा हम पीछे चलेंगे, बात करेंगे 23 जून 1980 की, जब संजय गांधी की एक प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चर्चा आती है कि 2 साल बाद यानी कि 28 मार्च 1982 की आधी रात में मेनका गांधी को प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया गया था। तब बताया जाता है कि वरुण गांधी उस समय महज 2 साल के ही थे और ये कहा जाता है कि उस दिन इंदिरा गांधी, संजय गांधी की जो सियासी विरासत थी उसका एक तरफा बंटवारा हो गया था। मेनका और वरुण गांधी को इंदिरा गांधी ने उस विरासत से अलग कर दिया था। लेकिन देखिए समय बीतता रहा, इंदिरा गांधी का निधन हो गया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनका भी निधन हो गया। कांग्रेस कई बार सत्ता में आई और सत्ता से बाहर हुई। इस दौरान मेनका गांधी अपने बेटे को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, वरुण गांधी बड़े होते गए। वरुण गांधी जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता की, अपने परिवार की उस राजनीतिक विरासत को थामने की कोशिश की। कांग्रेस की विचारधारा के इतर मेनका और वरुण ने हिंदुत्व की ओर हाथ बढ़ाया और भाजपा का दामन थामा। बीजेपी को भी गांधी सरनेम वाली इस फैमिली की काफ़ी ज़रूरत थी और उन्होंने मेनका गांधी को केंद्रीय राजनीति में स्थापित किया, कई बार सांसद बनाया और मंत्री भी बनाया। खास तौर से जब अटल बिहारी वाजपेयी का युग रहा, लाल कृष्ण आडवाणी का युग रहा और राजनाथ सिंह का युग रहा। इसी बीच वरुण गांधी भी युवा राजनीति के एक प्रतीक बनकर उभरे पूरे देश में और उनका जो उभार था वो इतनी तेज था, इतना प्रवाह लिए हुए था कि वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में लोगों की निगाहों में फायर ब्रांड नेता की तौर पर चमकने लगे। वो पीलीभीत से जब बोलते थे तो पूरे देश में हाहाकार मचने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि बीजेपी में जो संगठन है उसने वरुण गांधी को अपना सबसे बड़ा चेहरा मानना शुरू कर दिया था और ये सब कृपा हुई जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने तो उस समय वरुण गांधी के सितारे दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे थे और कहा यहाँ तक जाने लगा, ऐसा वक्त आ गया कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यानी कि बीजेपी की सरकार बनती तो वरुण गांधी यूपी के सीएम बन सकते थे। लेकिन आज आप हालात देखिए कि जो आदमी कल तक आसमान की बुलंदियों पर था, आज बीजेपी की सियासत में वह हाशिए पर है। वरुण गांधी राजनीतिक रूप से एकदम शांत हैं, तो क्या वरुण गांधी को लेकर कोई कयास लगाया जाए कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या वो किसी और दल में जा सकते हैं? अगर थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका उनके भाई बहन हैं, तो वहाँ पर एक समस्या ये आती है कि जिस तरह से वरुण गांधी का कैरियर इस समय गुजर रहा है सियासी झंझावतों से, कांग्रेस ठीक उसी हालात में है, वो भी हाशिए पर ही है। तो ऐसे में क्या कोई नया विकल्प बनता है? अखिलेश यादव क्या वरुण गांधी के लिए नई उम्मीद हो सकते हैं? क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं? हालांकि इन सब सवालों का जवाब थोड़े समय में आएगा। जो भी होगा विधानसभा चुनाव से पहले होगा। देखिए, राजनीति में एक कुहासा नाम की चीज़ होती है। जैसे जब कहते हैं ना कि आज बहुत ज़्यादा कोहरा है इसलिए चीज़ें साफ दिखाई नहीं पड़ रही हैं, इसी के लिए
वरुण गांधी क्या करेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी गांधी परिवार के इस चमकते सितारे को लगभग भुला चुकी है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो इससे छुटकारा पाना चाहती है। वरुण गांधी ने एक युवा नेता के तौर पर जितने उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस फैमिली से वो आते हैं, शायद ही किसी ने अपने जीवन में ये सब झेला हो। और कहते हैं कि जो मजबूत इच्छा शक्ति के लोग होते हैं वो हर झंझावत को झेलते हैं और उफ तक नहीं करते। वरुण गांधी ऐसी ही इच्छा शक्ति वाले नेता के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। मेनका गांधी चुनाव हार चुकी है। बीजेपी ने वरुण गांधी को टिकट दिया नहीं है। दोनों की पारी जो सियासत में रही वो लगभग खत्म होने जैसी लगती है। कहीं पर कोई चर्चा नहीं होती है। पर क्या वरुण गांधी इतने पर ही शांत रह जाएंगे या वो नए समय में नए अवतार में दिखाई पड़ेंगे? आने वाला विधानसभा चुनाव क्या वरुण गांधी लड़ेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो व्यक्ति पार्टी के कठिन समय में भाजपा के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर उभरा, आज उसी को, उस किरण को, उस उजाले को, रोशनी को अंधेरे में धकेल दिया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी इन दिनों अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। पार्टी बुलंदी पर है, लेकिन वरुण गांधी का जो कैरियर है वो रसातल में है। इसी को कहते हैं कि अर्श से लेके फर्श तक पाना। सियासत किसको कब क्या दिन दिखलाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज दावे के साथ कही जा सकती है, वो ये कि वरुण गांधी के पास अभी उम्र है। वो भारत की सियासत में कभी भी उभार मार सकते हैं। उनके पास लंबा समय है। वो सियासत में फिर चमकेंगे। बस सही वक्त और सही समय का इंतजार है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आज हम आपको शकील आज़मी के एक बहुत सुंदर शेर के साथ छोड़ जाएंगे। कहते हैं ना कि एक पिक्चर आई थी कि हमको किसी के गम ने मारा, सबको किसी न किसी चीज़ ने मार के रखा हुआ है। सुनिएगा कि किसी खंजर न किसी तीर ने मारा, बादशाह को वजीर ने मारा। जिनके सीने में रोशनी उतरी उन मुरीदों को पीर ने मारा, और जी गया आह का मारा हुआ शख्स, और बद्दुआ को फकीर ने मारा। याद नहीं आया खुदा जिनको, उनको मुनकिर नकीर ने मारा। एक लैला ने मारा मजनू को, और रांझे को हीर ने मारा, और जो अदालत से बच गया था शकील, उसको उसके जमीर ने मारा। नमस्कार।